नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए, हमने इससे पूर्व जो भारतीय राजनीति विज्ञान और राज्य व्यवस्था के बारे में जो अध्ययन किया है उसमें हमने सबसे पहले भारतीय संविधान निर्माण सभा के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा। आपको इससे संबंधित वीडियो देखने हैं तो आपको ये वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में पॉलिटिकल साइंस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो उसमें आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप कक्षा 6 से लेकर 8 तक की NCERT पैटर्न पर जो नई बुक्स आई हैं उसमें मैंने कक्षा 6 से लेकर 8 तक के सामाजिक विज्ञान के भी वीडियो बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आइए अब हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के बारे में। और आज है हमारा नया टॉपिक अनुसूचियाँ। देखिए, भारतीय संविधान को, मूल संविधान की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान को 8 अनुसूचियों में बांटा गया था, लेकिन बाद में ये बढ़ करके 12 अनुसूचियां हो गई हैं। जो नवी अनुसूची है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय 1951 में ही बन गई थी, और 10वीं अनुसूची राजीव गांधी जी के समय बनी, और 11वीं और 12वीं ये अनुसूची नरसिम्हा राव के समय, जिसको हम 93वां संविधान संशोधन और 94वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, ये अनुसूचियां इनके माध्यम से जुड़ी। देखिए, अब हम बात करते हैं पहली अनुसूची। पहली, आप ये याद रख लीजिए, क्योंकि अनुसूचियों को याद एक ट्रिक्स के माध्यम से कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि आपके एग्जाम में सामान्यतः इन अनुसूचियों का नाम दे दिया जाएगा कि इसमें क्या है, या आपको कोई टॉपिक दे देंगे कि ये कौन सी अनुसूची में है, और आपको उसका राइट आंसर बताना होगा। जब पहली अनुसूची की बात करें, जब सबसे पहले जब संविधान की बात होती है, देश का सवाल आएगा, तो पहला स्थान किसका? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का। यानी जो संपूर्ण देश है उसमें जितने राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश है, उन सब से मिलकर के भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। इसलिए पहली अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का जिक्र है। अब हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। देखिए, दूसरी अनुसूची में क्या क्या है। दूसरी अनुसूची में है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति। देखिए, यहाँ उपराष्ट्रपति का जिक्र नहीं है, यहाँ है राज्यसभा के सभापति का, क्योंकि वो पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान है। यानी विभिन्न प्रकार के जो पद हैं वो दूसरी अनुसूची में। पहला क्या है? पहला है संघ और उसका राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में क्या है? विभिन्न प्रकार के पद, जो संविधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सब का प्रावधान है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची, देखिए, जब दूसरी अनुसूची में जब पद हैं तो पद तो ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको क्या लेनी पड़ेगी? एक शपथ लेनी पड़ेगी। पद ऐसे ही नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, तो शपथ का इसमें प्रारूप है। इसमें किन किन के पद होगा? जो हमने ये दूसरी अनुसूची में देखे जो पद हैं, उन सभी व्यक्तियों की शपथ का प्रारूप है, अर्थात आपको ये शपथ लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। पहला भाग संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा विभिन्न प्रकार के पदों का उल्लेख, जिसमें राष्ट्रपति है ना, राज्यसभा पति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा और विधान परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CAG, इन सब का वर्णन है दूसरी अनुसूची में। क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन कि CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन कौन सी अनुसूची में है, तो उसका राइट आंसर था दूसरी अनुसूची में। ठीक है, तो दूसरी में पद हो गए, तीसरी में इनसे इन सभी की शपथ का प्रावधान हो गया, प्रारूप हो गया। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची की।
चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी राज्यसभा में जो सीटें हैं उन सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के आधार पर किया गया है। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन या स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में। जब आप कोई सीट पर बैठते हैं तो उस सीट पर 4 पाए होते हैं, अर्थात आप एक कुर्सी पर बैठे, सीट पर बैठे तो 4 उसके पैर होते हैं, तो चौथी अनुसूची। अब हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। देखिए 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान। यानी 5 में क्या है, एसटी और एससी क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। एसटी और एससी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है 5वीं अनुसूची में। 5 ऐसे लिखते हैं तो 5 की आकृति एस के जैसी बन रही है ना, तो आप इसको इससे एक जोड़ सकते हैं, 5 एस टी एस सी। ठीक है, एस टी एस सी का प्रावधान कौन सी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची है, इसमें है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान। यानी छठी अनुसूची में क्या है, अमे मित्र, आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हो, अमे मित्र। यानी आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ये जनजातीय क्षेत्र हैं, तो इन क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है छठी अनुसूची में, अमे मित्र। आप इसको शॉर्ट में इन 4 राज्यों के नाम यदि याद नहीं होते तो आप इसको ऐसे याद कर लो, अमे मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। 7 से 7 और से शक्तियां, से 7 और से शक्तियां अर्थात शक्तियों का बंटवारा। संघ और राज्यों में विवाद न हो इसके लिए 7वीं अनुसूची में हमने शक्तियों का बंटवारा कर दिया, यानी जो कार्य है उन कार्यों का बंटवारा कर दिया। उन कार्य के बंटवारों को हम 3 प्रकार से बांट लिए, संघ सूची में, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार नियम बनाएगा, जैसे डाकघर, मुद्रा, यानी ये नोट सिक्के वगैरह छापने का कार्य है, रेल का कार्य है, डाकघर का कार्य है, ये सभी संघ सूची में आएंगे। और राज्य सूची में जैसे पेयजल व्यवस्था है, जेल प्रशासन, स्थानीय शासन वगैरह, ये सब राज्य सूची में आएंगे। समवर्ती सूची में ऐसी चीजें आएंगी जो दोनों ही कानून बनाते हैं, दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में कानून बनाते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में संघ का कानून मान्य होता है। जैसे शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची में है, इस पर राज्य सरकार भी अपने कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी अपने कानून बनाती है। तो से शक्तियां और से 7वीं अनुसूची। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में है भाषाएं, यानी भारतीय संविधान में जितने प्रकार की भाषाएं दी गई हैं वे सभी भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची, देखिए मूल संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियां थी, 9वीं अनुसूची थी 1951 में जोड़ी थी। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, अर्थात राज्य जब चाहे तब किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, वो न्यायालय में नहीं जा सकता। ठीक है, इस चीज को शामिल करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखिए आपने कई बार देखा होगा कि किसी राज्यों में जब आरक्षण का मुद्दा उठता है तो राज्य सरकारें क्या करती है, उसको अपने स्तर पे आरक्षण दे देती है, उन जातियों को जिस कैटेगरी में उनको आरक्षण चाहिए उसमें दे देती है। लेकिन वो जनजातियां क्या कहती हैं, वो जातियां ये कहती हैं कि हमको है ना 9वीं अनुसूची में डालो, आपका ये दिया हुआ कानून हम नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि आपके दिए हुए इस कानून को रद्द भी किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, और जो 9वीं अनुसूची में यदि जो चीजें शामिल हो गई उसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इसलिए वो लोग कहते हैं ना कि हमें 9वीं अनुसूची के तहत आरक्षण दिया जाए, इसलिए राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची देखिए, 10 बस, फार्मूला क्या है, 10 बस, अब और नहीं।
देखिए पहले क्या होता था, लोग चुनाव किसी पार्टी से जीत कर आते थे और वो किसी भी कारण से, आप चाहे उनको कह लो हॉर्स ट्रेडिंग कह लो, या वो बिक गए या कुछ पैसा उन्होंने ले लिया, तो वो लोग क्या करते थे कि पार्टी, मान लीजिए किसी ए पार्टी के चुनाव चिन्ह से वो जीते और बी पार्टी में यदि वो शामिल हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता पहले जाती नहीं थी। और अब क्या कर दिया, थोड़ा सिस्टम कर दिया, ये राजीव गांधी जी ने ये अनुसूची जोड़ी थी, दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता के बारे में प्रावधान। यानी आप एक दल से लेकर दूसरे दल में जाते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त होगी या नहीं होगी, होगी तो किन प्रावधान के आधार पर होगी, उसके बारे में इसमें बताया गया है। यानी लगभग किसी दल के 2/3 सदस्य यदि चले जाते हैं तो उस दल की मान्यता, उनकी सदस्यता जो है उन व्यक्तियों की समाप्त नहीं होती है। अभी आपने देखा होगा कुछ राज्यों में कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, तो वो ऐसा नहीं है कि वो इस पार्टी में रहे, उन्होंने क्या किया, इस्तीफा देना पड़ा उनको, क्योंकि वो निर्योग्य हो गए, उनकी योग्यताएं खत्म हो गई, क्योंकि किसी ए पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव जीते थे और बी में वो शामिल हो गए, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वहां क्या हुआ, उपचुनाव हुए उन सीटों पर जो इन सदस्यों ने छोड़ी थी, और वहां उपचुनाव होकर के वो जीते या हारे जो भी है, फिर उनकी सदस्यता बरकरार हुई जीतने पर। अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। ये 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था इनको, सन 1992 में। देखिए 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाने वाले 29 विषयों का उल्लेख। देखिए कई बार एग्जाम में, कई बार क्या बहुत बार पूछा गया है कि पंचायती राज के तहत कितने विषयों का उल्लेख है, 29 विषयों का उल्लेख है। ठीक है, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये एक साथ जोड़ी गई थी। तो 11वीं में है पंचायती राज, तो 11वीं और 12वीं में आप याद कर लो, स्थानीय शासन के बारे में प्रावधान है। स्थानीय शासन की बात करें तो 11वीं में है पंचायती राज स्थानीय शासन और 12वीं में है नगरीय संस्थाओं को सौंपे जाने वाले 18 कार्यों का उल्लेख है, यानी नगरीय शासन का प्रावधान है। तो 11वीं में पंचायती राज है, क्योंकि पहले पंचायत की बात करते हैं, पहले लोग अपने कानून कैसे समाधान करते थे अपने विवादों का, पंचायत के माध्यम, तो इसलिए पंचायती राज पहले इसमें जुड़ गया 11वीं 12वीं में से। तो पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाने वाले 29 विषयों का उल्लेख है, यानी 29 ऐसे विषय हैं जिन पर केवल पंचायती राज ही कानून बना सकता है। बात करें 12वीं अनुसूची की, 12वीं अनुसूची में नगरीय संस्थाओं को, देखिए नगरीय संस्था में कौन कौन सी आती है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये नगरीय संस्थाओं में आती है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। आपको ध्यान है कि राजस्थान में 7 जिलों में नगर निगम है, जिसमें कोटा, जोधपुर और जयपुर, इनमें 2-2 नगर निगम वर्तमान में बना दिए गए हैं। तो ये नगरीय संस्थाओं का उल्लेख किसमें है, 12वीं अनुसूची में। इसमें कितने विषय सौंपे गए हैं इनको, नगरीय संस्थाओं को 18 विषय सौंपे गए हैं, यानी 18 कार्यों का उल्लेख है, और पंचायत राज में 29 कार्यों का उल्लेख है। मित्रों ये थी आपके भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जो कि अनुसूची 1 से लेकर 12 तक है। आप इनको अनुसूचियों को याद कर लें और इनमें प्रमुख प्रमुख बातें क्या क्या शामिल हैं, क्या क्या नहीं है, तो ये मान लीजिए आपके अनुसूची से संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 8 तो मूल अनुसूचियां भारतीय संविधान में और 4 बाद में जोड़ी गई हैं। कब कब जोड़ी गई है वो मैंने आपको बता दिया, और अनुसूची में क्या क्या शामिल है वो भी मैंने आपको बता दिया।